जय हिंद। स्टडी विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है वीडियो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और पेन कॉपी लेकर के बैठिए, जिससे कि हम जो चीजें आपको बताएं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है, पहला ऑप्शन दिया है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी दिया हुआ है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। सी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न का आप सभी को बता दें, जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएगा, क्योंकि ये भी होता है पर्यावरण का अर्थ ये भी होता है, और ये तीनों चीजें जो होती हैं मिलकर के पर्यावरण बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा डी सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो होते हैं पर्यावरण के अंतर्गत। पर्यावरण का अर्थ ही होता है कि जो परिधन आवरण जो चारों ओर से घेरे रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो हम आप सभी को बता दें कि पर्यावरण की जो उत्पत्ति हुई थी वह इन्वायरमेंट जो था वह किससे बना हुआ था? इन्वायरनर से बना हुआ था। इन्वायरनर से बना हुआ था। इन्वायरनर से बना हुआ है, जो कि एक फ्रेंच भाषा का है। इन्वायरनर जो है फ्रेंच भाषा का बना है, इसी से क्या हुआ है इन्वायरमेंट का नाम यानी पर्यावरण बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा, तो फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर से हुआ है इन्वायरमेंट की उत्पत्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है आप सभी को बता दें, पर्यावरण जैविक घटकों से भी बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है, अजैव घटकों से बनता है, तीनों को मिलाकर के बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त सभी से मिलकर के पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है। तो इसकी जो रचना होती है, अभी हमने पहले ही प्रश्न में आप सभी ने देखा होगा कि भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारिस्थितिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तीनों चीजों से मिलकर के बनता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है भौतिक तंत्रों से, तो ये होता है, जैविक तंत्र भी होते हैं, भौतिक एवं जैविक तंत्र ये तीनों होते हैं, और ये तीनों मिलाकर के इसमें देखिए एक सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण में आप सभी देखिए भूमि होता है, मिट्टी होती है, खनिज भी होता है, जबकि बस्ती नहीं होती है। बस्ती नहीं होती है। तो इस प्रश्न का पूछा है कि तत्व नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बस्ती जो है पर्यावरण का तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, उसको कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, इसका जो अर्थ होता है, एंथ्रोपोजेनिक का अर्थ ही होता है कि मानव जनित। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, मानव जनित, इसको कहते हैं मानव जनित। मानव जनित होता है एंथ्रोपोजेनिक का सही अर्थ, जो इसका अर्थ होता है एंथ्रोपोजेनिक का मानव जनित होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर आप सभी के सामने, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी को हम एक बात बता देते हैं कि 1865 में
1865 में रिटर ने जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इनको ज्यादा वैल्यू नहीं मिली क्योंकि 1869 में अर्नेस्ट हैकल जी ने इसको क्या किया, परिभाषित किया। अर्नेस्ट हैकल जी ने इसको क्या किया, परिभाषित किया। अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट हैकल जो है इस प्रश्न के सही आंसर हो जाएंगे। अर्नेस्ट हैकल 1869 में इसको परिभाषित किया। तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो माना जाता है वो माना जाता है किसको, अर्नेस्ट हैकल जी को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1869 में इन्होंने इसको परिभाषित किया था, जबकि 1865 में रिटर ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे पूछा जाता है ज्यादातर अर्नेस्ट हैकल के बारे में ही पूछा जाता है, रिटर के बारे में नहीं दिया रहता है कोई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है जीव और वातावरण का अध्ययन है। जीव में सभी आ जाते हैं, मानव भी आ जाते हैं और आपके पशु पक्षी भी आ जाते हैं, जो भी आते हैं सभी जीव जितने भी होते हैं सभी आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना यानी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का जो नाम दिया था वो दिया था एजी टांसले ने। कब दिया था, 1935 में। 1935 में इन्होंने इस पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना किया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है। तो सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जैवमंडल। कौन सा है, जैवमंडल। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। तो उस सटीक जगह को क्या कहा जाता है, सटीक जगह को कहा जाता है पर्यावास। क्या कहा जाता है, पर्यावास कहा जाता है उस जगह को, पर्यावास। तो इसमें देखिए आवास जो होता है किसी एक जीव के स्थान को रहने के स्थान को कहते हैं पारितंत्र। और निकेत की बात करें अगर, तो निकेत जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र में किसी एक प्रजाति के सूक्ष्म निवास स्थान को पारिस्थितिक निकेत कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होता है पर्यावास। तो इसमें जो है पर्यावास दिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो होता है सागरी जो होता है महासागर या सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है सबसे स्थिर होता है। कौन सा होता है, सबसे स्थिर होता है महासागरी। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक हैं। तो कौन से हैं इस प्रश्न में, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। ढाल कोण, ढाल आकृति और ढाल अपेक्षित उभार जो होते हैं पादप और जंतु फैलाव को प्रभावित करने वाले भू आकृतिक कारक या घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कृत्रिम की बात कर रहा है तो वन क्या है, यह जो है प्राकृतिक है, घास का मैदान भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, जबकि धान का खेत जो है मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है, यह को क्या हो जाएगा, यह कृत्रिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित कौन सा सही क्रम है। तो घटते हुए क्रम में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मैनग्रोव की बात कर रहा है, मैनग्रोव, घास का मैदान, झील, सागर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा कि घटते हुए क्रम में पूछा है। तो घटते क्रम में जो जाएगा मैनग्रोव, घास का मैदान, झील, सागर। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है।
वह कहलाती है वहन क्षमता। वहन क्षमता कहलाती है जिसको पर्यावरण समर्थन कर सकता है किसी निश्चित क्षेत्र के प्राणियों की संख्या की सीमा को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना वर्ष 1927 में किसके द्वारा की गई, प्रस्तावित की गई थी? तो यहाँ पर आपको 1927 की जगह पे कहीं कहीं 1928 भी देखने को मिल सकता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। कहीं कहीं आपको 1928 भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? 1928 भी देखने को मिल सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएगा। चार्ल्स एल्टन ने क्या किया था? पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किया था 1927-1928 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो आप सभी को जीव भार के पिरामिड के बारे में अगर हम बता दें कि अगर संख्या के आधार पर पूछा जाए, संख्या पर आधारित हो, तो घास का भी सीधा होता है, तालाब का सीधा होता है और वन का जो होता है उल्टा होता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड पूछा है। तो जीव भार के पिरामिड में जो होता है तालाब जो होता है सही हो जाएगा आपका। तालाब जो होता है यह क्या होता है? उल्टा, यानी सभी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं वह उल्टे होते हैं। जीव भार पर आधारित, अगर संख्या पर आधारित पूछता तो तालाब जो होता सीधा होता, लेकिन यहाँ पर जीव भार पर पूछा है, जीव भार का पिरामिड पूछा है, तो जीव भार में तालाब जो होता है उल्टा हो जाता है। आप सभी को बता दें कि जीव भार में आप देखिए पिरामिड जो होता है ऐसे बनता है। अब यहाँ पर देखिए आपके यहाँ पर क्या हो जाता है? शैवाल हो जाते हैं। यहाँ पे कौन होता है? शैवाल हो जाते हैं। यहाँ पे शैवाल हो जाता है। दूसरे स्थान पे कौन होते हैं? छोटी मछली हो जाती है। छोटी मछली हो जाती है, छोटी मछली हो जाती है। फिर उसके ऊपर बड़ी मछली हो जाती है, बड़ी मछली होती है। और एकदम ऊपर आप देखिए तो शार्क वगैरह जो होती हैं यह सब होती है। बड़ी मछलियां जो होती हैं जैसे शार्क वगैरह हो जाती हैं, तो शार्क यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दीजिए कि जीव भार की बात पूछा है, तो जीव भार में सबसे ज्यादा शैवाल होते हैं, शैवाल होते हैं। फिर उसके बाद उससे ज्यादा छोटी मछलियां होती हैं, वो उससे कम होती है छोटी मछलियां। फिर क्या होती है? बड़ी मछलियां उससे भी कम होती है। और शार्क जो होता है सबसे कम होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। शार्क की संख्या जो होती है कम होती है, तो इसी को बोलते हैं जीव भार। तो शार्क जो होता है सबसे कम, तो जीव भार में आप देखिए तो इसका पिरामिड जो होता है उल्टा हो जाता है। शैवाल ज्यादा होता है, शार्क कम होता है, तो इसी को बोलते हैं कि इसका पिरामिड उल्टा उलट जाता है। तो तालाब इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है। तो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय की हम आपको बात करें तो खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय जो होता है वह होता है एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा अंतरण या स्थानांतरण कहते हैं। एक जीव से दूसरे को ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। तो फूड चेन में मानव की अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें कि मानव जो होता है वह होता है, क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। मानव क्या होता है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्यों होता है? क्योंकि यह उत्पादक को भी खाता है, और द्वितीयक उपभोक्ता यह होता है क्योंकि यह मांसाहारी भी होता है। यह क्या करता है? उत्पादक को भी खाता है। किसको खाता है? उत्पादक को भी खाता है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं इनको भी खाता है। किसको खाता है? प्राथमिक उत्पादक को भी खाता है, प्राथमिक उत्पादक को भी खाता है। इसलिए क्या होता है? यह द्वितीयक उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला जो है वह क्या है? एक जीव से, पीछे हमने बताया, एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी ऊर्जा का स्थानांतरण, इस प्रकार से ऊर्जा का जो पारण या स्थानांतरण कहते हैं उसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा प्रवाहित होता है उसी को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। आप देखिए कि ये उत्पादक होते हैं, जो पौधे सूर्य के प्रकाश से और जल मिट्टी से अपना भोजन बनाते हैं, उनको कौन खाता है? प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं वो खाते हैं। और उसके बाद इन शाकाहारियों को
जो मांसाहारी होते हैं यानी द्वितीयक उपभोक्ता खा जाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खा जाते हैं। और इन सभी को जो मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं वो कौन करता है? अपघटक करते हैं। अपघटक जो होते हैं इनको भी खाते हैं, इनको भी खाते हैं और इनको भी मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी मिलने के बाद फिर से ये उत्पादक के काम में आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। तो दो भिन्न, आपको बता दें किसी भी दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इसको पूछा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है तो इकोटोन कहलाता है। इकोटोन क्या होता है कि एक ये पारिस्थितिकी तंत्र हो गया और दूसरा ये पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य ये जो हिस्सा पाया जाता है, यहाँ पर ये जो हिस्सा पाया जाएगा, ये जो हिस्सा होता है इसी को क्या कहते हैं? दोनों के बीच के जगह को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो उम्मीद है ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को। पारिस्थितिकी निकेत या निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को जो प्रतिपादित किया था वह किसने किया था? ये आप सभी को बताना है। कमेंट करिए कि पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। कमेंट करिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का चलिए आपको आंसर बता देते हैं। इसका किया था किसने? ग्रीनेल्स ने किया था। ग्रीनेल्स ने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनेल्स। ग्रीनेल्स ने पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ग्रीनेल्स, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। किसी एकल जाति स्पीसीज व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा? स्वपारिस्थितिकी हो जाएगा। स्वपारिस्थितिकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि किसी एकल जाति व उसके रहवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही रहेगा? आप ध्यान दीजिएगा, घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में अगर आप देखना चाहते हैं तो कहां पर जाना पसंद रहेगा? तो चंबल नदी में जो है घड़ियाल अभ्यारण्य है। तो चंबल नदी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति लाभान्वित होती है जबकि दूसरी जाति को सामान्य स्थिति में न तो लाभ होता है न ही हानि होती है तो कहलाता है। यदि लाभ और हानि दोनों नहीं होता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सहभोजिता। सहभोजिता कहलाता है। उसको न तो लाभ होता है, न ही लाभ होता है और न ही हानि होती है, तो कहलाता है सहभोजिता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन, कवकमूल, हर्मिट केकड़े उदाहरण हैं। आप ध्यान दीजिएगा, लाइकेन, कवकमूल, हर्मिट केकड़े उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण हैं? तो वो उदाहरण हैं सहोपकारिता के। सह उपकारिता जिसे कहते हैं सहोपकारिता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं परजीविता। क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं परजीविता। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही हो जाएगा, केवल 3। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, केवल 3। इसको बोलते हैं परजीविता। क्या होता है कि जब दो जीव एक साथ रहते हैं किंतु इस प्रक्रिया में केवल एक जीव को लाभ होता है तो इस स्थिति को, एक जीव को लाभ होता है तो परजीविता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर।
अपने ही वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहां तक कि एक जल जीवशाला भी को क्या कहा जाता है? तो जैव जीवशाला को क्या कहा जाता है आप सभी को बता दें, उसको कहा जाता है जीवोम या बायोम। जीवोम या बायोम कहा जाता है। अब आपको बता दें जीवोम का जो अर्थ होता है वह घर का एक संक्षिप्त रूप होता है। जीवोम को घर का संक्षिप्त रूप कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा है वातावरण में एक जैव समुदाय जैसे तालाब, महासागर, वन, यहाँ तक कि जल जीवशाला को भी क्या कहा जाता है? तो जो होते हैं इसको क्या होते हैं? जीवोम कहते हैं। जीवोम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसका जो ये है ये सूक्ष्म रूप है, संक्षिप्त रूप है घर का। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, शब्द डेनिसोवम, शब्द कौन सा शब्द? डेनिसोवम। आप ध्यान दीजिएगा, डेनिसोवम। डेनिसोवम जो है कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, कि डेनिसोवम कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो वह आता है एक आदिम मानव जाति या स्पीसीज की, एक आदिम मानव जाति स्पीसीज की जो अभी विलुप्त हो चुकी है या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके गुरुजी स्टडी विद गुरुजी परिवार का हिस्सा बनने के लिए बन जाएं और राष्ट्रहित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। एक बार फिर आप सभी से चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के परिवार का हिस्सा बन जाएं और राष्ट्रहित में शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। थैंक यू सो मच।